Okay, so students, welcome you all in 8th biology classes, science classes. 8वीं क्लास के विज्ञान विषय में हम आज अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 5 बल और दाब का। बल और दाब, आपकी सहूलियत के लिए इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे, जिससे कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो। फिलहाल हम इसका स्टडी करते हैं पार्ट 1 बल और दाब का। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे बल की परिभाषा, दैनिक जीवन में बल के प्रयोग, बल के कारण, इसके पीछे जो वैज्ञानिक इतिहास है, बलों की खोजबीन, बल लगाने से क्या परिवर्तन होता है, बल के क्या क्या प्रकार हैं और वैज्ञानिक रूप से बल के मौलिक प्रकार कौन कौन से हैं, इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं बल से। इसे इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला कोई भी धक्का या प्रेशर, अभिकर्षण हो सकता है अर्थात वस्तु की ओर हो सकता है, पुश अथवा खिंचाव हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है यानी कि वस्तु से दूर हो सकता है। यानी बल लगाने से कोई भी वस्तु आपकी ओर आ सकती है या आपसे दूर जा सकती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको बल कहते हैं। दैनिक जीवन में बल का प्रयोग, अब भी हम अपने डेली लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन करना अथवा उसकी गति की दिशा बदल देना अथवा किसी वस्तु को रोकना या उसे स्थिर स्थिति में गति में लाना, इसके अतिरिक्त किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाना, ये सभी कार्य जो हैं बल के आधार पर ही होते हैं। अब यदि हम बात करें वस्तु की गति में परिवर्तन करना, आपने कहा कि एक ठेली जा रही है, आप उस पर प्रेशर बढ़ा देते हैं, आप उस पर पीछे से बल लगा देते हैं, तो क्या होता है, बल जो ठेली जा रही थी वो और तेजी से चलने लगती है। या उस बल अपनी ओर लगाते हैं अगर ठेली पर, चलती हुई ठेली पर, तो क्या होता है, उसकी गति धीरे धीरे कम होने लगती है। आप अगर दोस्त जब जा रहा है, आप शरारत करते हैं, उसकी साइकिल को पीछे से पकड़ खींचना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे उसकी साइकिल की स्पीड कम हो जाती है और अल्टीमेटली वो ठहर जाती है। उसकी गति की दिशा में परिवर्तन करना। अब बल लगाने से ये भी हो सकता है कि आपने कहा कि एक साइकिल आपका साथी लेकर के जा रहा है, हल्का सा आपने पीछे से उसको पकड़ रखा है और आप किसी एक दिशा में उसको झुकाना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो क्या होता है, आपने देखा उसकी साइकिल की दिशा बदल जाती है या वो डगमगाने लगता है। किसी वस्तु को रोकना, जैसे मैंने बताया, अगर प्रेशर जो बल लगा रहे हैं, बल की जो दिशा है अगर आपकी ओर है तो वो क्या होगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करेगा और धीरे धीरे उसको क्या होगा, विराम स्थिति में ले आएगा, उसे स्थिर स्थिति से गति की स्थिति में लाना। या आपने कहा कि कोई छोटी सी ट्रॉली है, कार है या मान लीजिए मैं कहूँ ठेली है, तो वो ठेली खड़ी हुई है, आप उसमें पीछे से क्या करते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और खड़ी हुई ठेली जो है आगे की तरफ मूव कर जाती है किसी दिशा में। किसी वस्तु के आकार में, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, आकार में वस्तु के आकार में परिवर्तन लाना, बिल्कुल सही है। आपने देखा कि एक बैलून है जो फूला हुआ है अपने एक साइज में, आप थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर से लगाते हैं तो क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। आपने कहा कि पानी का कंटेनर भरा हुआ है, पानी का एक बाल्टी भरी हुई है, आप ऊपर से हथेली फैला करके धीरे धीरे पानी के अंदर दबाना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे वाटर का जो लेवल है उस पर कोई ना कोई फर्क आता है। ओके, ये सभी कार्य जो होते हैं ये बल के आधार पर ही होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे चलने, भागने, उठने, बैठने, इन सभी क्रियाओं में जो है बल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यानी कि हमारे दैनिक जीवन में बल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, चलिए आगे हम लेके चलते हैं। बल जो है वो एक इंटरैक्टिव फोर्स होता है, तो इंटरैक्शन की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण ही है बल लगता है। किसी भी प्रकार का बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में इंटरैक्शन होना बहुत जरूरी है। वो अलग बात है कि वो इंटरैक्शन एक ही दिशा में हो रहा है कि विपरीत दिशाओं में हो रहा है। ओके, यानी कि इंटरैक्शन मतलब कोई ना कोई अभिक्रिया उनके बीच में होना परम आवश्यक है।
दूसरा एक चीज़ और लेके चलते हैं कि अगर हम इसके वैज्ञानिक इतिहास को लेकर के चलें तो आप जैसा एक डायग्राम यहाँ देख रहे हैं, ये पिक्चर जो देख रहे हैं, ये पिक्चर है सर आइजैक न्यूटन साहब की। इन्होंने जो है नॉर्मली बल की खोज की, और आपने ग्रेविटी की कहानी सुनी होगी कि न्यूटन जो है बगीचे में बैठे थे, ऊपर से सेब का पेड़ उससे एक फल गिरा, और ये वो जो भी कहानी है आपको छोटी क्लासेस में बताई गई होगी। तो नॉर्मली बल के जो है तो कहा जाता है कि खोज नॉर्मली इन्होंने की, और इन्होंने ही बताया कि बल को हम F से डिनोटेड करेंगे, कैपिटल F से। ओके, फोर्स को जो आपने लिखते भी हैं, अगर फार्मूला लिखते हैं F इक्वल टू mg ma जो भी लिखते हैं आप, तो उसमें क्या F डिनोट करता है फोर्स को। उस समय इन्होंने इस बल को जो है गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया था, और इन्हीं को रेस्पेक्ट देते हुए जो बल है उसकी जो यूनिट है, इकाई जो है वो न्यूटन रख दी गया। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर याद रखने की चीज़ यह है कि बल को ऐसे डिनोट करते हैं, जो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। सबसे जरूरी चीज़ जो है वो ये है कि बल की इकाई क्या है, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट इज न्यूटन एज इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। ओके, आगे बात करते हैं बलों की खोजबीन। अभी आप जैसे देख रहे हैं, देखिए आप ये देख रहे हैं पहले वाले पिक्चर में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है फोर्स आगे की तरफ लगा रहा है, यानी बल की दिशा सामने की तरफ है। तो आप देखेंगे कि सामने की तरफ जब बल की दिशा है तो वस्तु में अगर परिवर्तन होता है तो क्या होगा, वस्तु में परिवर्तन सामने की तरफ होगा, पहली चीज। दूसरी बात, एक दूसरा बल, तो ये पहला बल हुआ जो सामने की तरफ कार्य कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा बल भी कार्य करता है जो आप देख रहे हैं वस्तु की दिशा में जा रहा है। ओके, दूसरे डायग्राम आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के दोनों बल जो है विद इन द पिक्चर नंबर 2 आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों बल एक दिशा में जा रहे हैं, यहाँ से इंटरेक्टिव हो रहे हैं, यानी विपरीत दिशाओं में हैं, और मतलब कैन सी ना कि अभिमुख हैं दोनों के दोनों बल, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। अब जब दोनों तरफ से F1 और F2, मान लीजिए पहला वाला बल जो है F2 है, अभी इसको हम दोबारा से डिनोट करते हैं। जस्ट कम टू द पिक्चर नंबर 2। यस, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक F1 यानी एक के द्वारा लगाया गया बल की मात्रा अगर F1 को हम डिनोट कर रहे हैं, और दूसरे वाले के द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसको हम लोग F2 से डिनोट कर रहे हैं, और F1 और F2 दोनों एक ही दिशा में हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर बल जुड़ जाएगा, तो कुल लगने वाला बल कितना हो गया, F1 प्लस F2। ओके, लेकिन अगर ये दोनों बल जो हैं, मैं कह रहा हूं कि विपरीत दिशाओं में होते, तो आपने देखा कि एक व्यक्ति है F2 जो इधर प्रेशर लगा रहा है, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति है F1, दोनों के दोनों एक ही दिशा में प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब सॉरी फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों का बल क्या हो गया, परिणामी बल जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अगर F1 इक्वल टू F2 है तो क्या होगा, एक दूसरे में से माइनस कर देंगे, तो आपने देखा अगर बराबर बल है तो क्या हो गया, शून्य हो गया। मान लीजिए 5 न्यूटन का बल इन्होंने लगाया F1 ने, 5 न्यूटन का F2 ने लगाया, तो परिणामी बल कितना हो गया, 5 माइनस 5 बराबर शून्य हो गया। ओके, तो आपने देखा कि अगर दोनों बल एक ही दिशा में काम करते हैं तो क्या होगा, परिणामी बल उनका उसमें से जो माइनस कर देंगे, और अगर अंतर आता है तो उसी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में खिसक जाएगा। आगे लेके चलते हैं कि किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे आपने पहले दूसरे वाले डायग्राम में देखा था। तो F1 प्लस F2 इक्वल टू रिजल्टेंट बराबर क्या होगा, दोनों का मिला करके, तो कुल बल F नेट का मतलब हुआ कुल बल जो है, कुल बल बराबर कितना हो गया, F1 प्लस F2। ओके, यानी एक व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल प्लस दूसरे वाले व्यक्ति का द्वारा लगाया गया बल। अब दूसरा आपने जो पिक्चर नंबर 3 में देखा था, तो यहाँ आपने देखा था कि बल जो है वो विपरीत दिशाओं में लगाए जा रहे थे, मतलब सॉरी एक ही तरफ लगाए जा रहे थे। तो कहने मतलब कि उस कंडीशन में क्या होगा, आपने जैसे यहाँ देख भी पा रहे हैं कि यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाला कुल बल उन दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यदि एक व्यक्ति के द्वारा लगाया गया बल बराबर F1 है, और दूसरे व्यक्ति ने उसी दिशा मतलब कैंची की उसके अपोजिट दिशा में F2 बल लगाया, तो रिजल्टेंट अब यहाँ आप देख रहे हैं कि F2 क्या है, कम है, F1 जो है ज़्यादा है। वापस आते हैं, तो F1 क्या है, ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में टोटल बल F नेट बराबर कितना होगा, F1 माइनस F2। ओके,
चलिए, तो इस तरह से अभी हमने जो ये शॉर्ट वीडियो देखा, इसमें जो पावर पॉइंट है इसमें आपने ये देखा कि बल एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, एक दूसरे से कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओके, छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। अब बल की जो ये प्रबलता है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, ओके। मैग्नीट्यूड वास्तव में एक सदिश राशि है। सदिश राशि के मतलब इसमें परिमाण के साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, ओके। तो आप जैसे देख भी रहे हैं, सदिश का मतलब जो हुआ कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ में दिशा का भी उल्लेख करना आवश्यक है, जिस दिशा में बल को लगाया गया है, ठीक है ना। तो अगर बल की दिशा बदल जाती है, बल के परिमाण या दिशा में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है। चलिए, नेक्स्ट थिंग है, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कि अगर कोई वस्तु है, गति की अवस्था का वर्णन के उसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। अब यहाँ हम लेके चल रहे हैं, कोई वस्तु विराम अवस्था में है अथवा गतिशील अवस्था में है, कैसी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जो बल लगाया जा रहा है उसकी अवस्था क्या है, ओके। यानी बल के द्वारा हम अब जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल भी बताया था कि ठेली है, अगर उस पर सामने की तरफ से बल लगाते हैं, उसकी विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो क्या होगा, वो रुक जाएगी। और ठेली की दिशा में ही आप बल लगाते हैं तो क्या होगा, उसकी स्पीड में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगा। डिपेंड करता है कि पीछे से प्रेशर कितना लग रहा है, ओके। तो यदि लगाया गया बल वस्तु की दिशा में है तो क्या होगा, उसकी चाल में, स्पीड में वृद्धि होगी, और यदि उसके विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, उसकी स्पीड में कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली समझ चुके हैं, बहुत डिटेल वाली बात ऐसी नहीं है, ठीक। चलिए आगे लेके चलते हैं। इसे हम कई एग्जांपल्स के तौर पर समझ सकते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं बनाना है, थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं। तो मेन चीज़ जो आती है कि यस, अभी आप बात करते हैं अगर वस्तु की और उसकी दिशा के चाल के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर अगर कोई बल लग रहा है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ना कि उसकी चाल में, ओके। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, आपका एक साथी है जो साइकिल पर जा रहा है, और अब जो बल है ना तो हम सामने की तरफ से लगा रहे हैं ना पीछे की तरफ से लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि उसकी जो दिशा है उसके लंबवत रूप से साइड से हल्का सा हम उसके पीछे का जो कैरियर है उस कैरियर को हल्का सा एक तरफ झुकाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, उसकी स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा, क्या होगा, उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। आप सावधानी से करके देख सकते हैं। आपका एक दोस्त है साइकिल पे बैठे, साइकिल धीरे धीरे चलाना शुरू करे, पीछे से आप उसकी साइकिल को एक तरफ हल्का सा झुकाना शुरू कर दें, तो क्या होगा, उसकी साइकिल की डायरेक्शन बदल जाएगी, स्पीड पर ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ओके। अब आगे जैसे बताया कि ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि वस्तु की दिशा गति में परिवर्तन हो ही जाए। ये जो सब चीज़ें हैं ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि गति की अवस्था में परिवर्तन हो, या इसके अतिरिक्त हम बल के उपयोग द्वारा किसी वस्तु की आकृति और उसके आकार में भी परिवर्तन ला सकते हैं, जैसा कि पॉइंट हम पहले भी स्टडी आउट कर चुके हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है बलों के प्रकार। अभी बलों के प्रकार को मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो मोटे तौर पर दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक तो ऐसे जो किसी वस्तु के संपर्क में आने पर काम करते हैं, संपर्क में नाम से क्लियर है, संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्स कहते हैं इसको। जैसे कि हम बात करें इसको टच करना जरूरी है, जैसे कि हम लोग बात करें फ्रिक्शन अर्थात घर्षण, या आप मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाते हैं इसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं या पेशी बल बोलते हैं। तो सीधी बात में कोई पत्थर रखा हुआ है या फिर कोई ठेली खड़ी हुई है या कोई साइकिल खड़ी हुई है, अब उसमें कोई भी परिवर्तन आपको करना है तो उसमें उसको टच करना पड़ेगा, ओके। और दूसरा डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन वाली बात है, मैंने कहा कि आपके घर में एक बहुत बड़ी अलमीरा है, आप उसको धक्का दे करके खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं अकेले, तो क्या होगा, अलमारी तो शायद कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आप खुद ही जो है पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाएंगे अपनी जगह से। होता है, आपके शूज खुद ही स्लिप ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। खैर ये सब चीज़ें फ्रिक्शन है, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। दूसरी तरफ बात करते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल जब कहते हैं जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के टच में नहीं आएगी, आपका फोर्स जो है वो कुछ प्रभावों के द्वारा काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने मैग्नेट के साथ में बहुत खेले होंगे। आप मैग्नेट्स को लेते हैं और आप जब लाते हैं तो क्या होता है, उसके एक पर्टिकुलर रेंज में आने के बाद में आपका लोहे का जो पीस है, भले ही आपने उसे टच ना किया हो, उसको अपनी ओर खींच लेती है। होता कि नहीं होता? यानी उसके ऊपर एक खिंचाव काम कर रहा था, बल काम कर रहा था। किसने लगाया? आपने तो पेच को धक्का दिया नहीं,
अपने आप वो उसकी ओर गया, तो यहाँ जो खिंचाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ग्रेविटी की बात है। ग्रेविटी, आपने छत से कोई चीज है नीचे गिरा दी या ऊपर की तरफ बॉल उछाली, तो आपने बॉल को फेंका तो ऊपर की तरफ था, लेकिन थोड़े समय बाद में वापस नीचे की तरफ आ गई, यानी कोई ना कोई बल तो है जो उसको अपनी ओर खींच रहा है। या आप दो बात कह सकते हैं, या तो बॉल में किसी ने ऊपर से धक्का दिया, ऐसा है नहीं, या ऐसा है कि नीचे की तरफ से कोई वस्तु उसमें खिंचाव ला रही थी, ऐसे ही ना। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम बल को जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, संपर्क वाले बल और असंपर्क वाले बल। ओके, अब इस तरह से हम आगे बात करें तो मोटे तौर पर जो अब आगे फोर्सेज आप पढ़ेंगे इनको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। आप बात करते हैं कि दुनिया भर में, या दुनिया छोड़िए हम यूनिवर्स की बात करें, तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर जो फोर्सेज हैं, है ना, फंडामेंटल फोर्सेज हैं, उनको बेसिकली इन्होंने चार कैटेगरी में बांटा है। तो हम वो कैटेगरी को लेकर के चलते हैं। आप बात करते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे गिरती है इसका आप अनुभव नॉर्मली करते रहते हैं। और दुनिया में या फिर हम बात करें पृथ्वी पर जो भी हो रहा है, सबका जो मूल आधार है वो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है। यस, नेक्स्ट आता है विद्युत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबकीय प्रभाव आपने शायद 7th या क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, आप बिजली की घंटी बनाते थे पहले, कि आपको ध्यान है कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करती है, पुराने ज़माने वाली जो बेल होती है, उसमें क्या होता है, एक छोटा सा कटोरी होती है, कटोरी के साथ में मैग्नेट के ऊपर कॉइल लपेट करके उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न, उसमें एक लोहे के ऊपर क्या होता है कि आप एक कॉइलिंग बना देते हैं, कॉइलिंग की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, चुंबकीय प्रभाव, और क्या होता है कि वो आर्मेचर को अपनी ओर, वो क्या नाम है, पत्ती को अपनी ओर खींच लेती है, पत्ती बार बार बेल पे स्ट्राइक करती है। तो कहना मतलब है कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है, और जैसे ही आप करंट कट जाता है उसका, वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है। अभी जब आपका स्कूल खुलेंगे तो दोबारा से आपको लैब में बना करके दिखाएंगे कि कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर इलेक्ट्रिक बेल जो है वो काम करती है, पुराने टाइप की। तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में कम से कम जा करके पढ़ेंगे। तो क्योंकि देखिए दुनिया जो है बहुत बड़ी चीज़ है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें उसी का बहुत छोटा सा स्वरूप है। तो अभी तक आपने तीसरे चैप्टर में जो पढ़ा था कि परमाणु है, परमाणु का नाभिक है, तो नाभिक के अंदर भी कुछ ना कुछ तरह के फोर्सेस काम करते रहते हैं। तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक तो स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं, यानी कि ये सभी असंपर्क प्रकार के बल होते हैं। ठीक, अब अगर ये अब मैं बताया आपको ये सारी चीज़ें, ये आप सही कर लीजिएगा, 4 बल है के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं 4 में हमने जो मेजर फोर्सेज हैं उनको डिवाइड कर दिया। बाकी के माइन्यूट लेवल के मैकेनिकल फोर्सेज होते हैं जो आप जिनसे वाबस्ता होते हैं। तो इस तरह से हमने स्टडी किया कि कुल मिलाकर के फोर्सेज वगैरह क्या हुए। अभी तक एक और चीज़ समझा कि बल वास्तव में हुआ क्या, उसके लक्षण क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं। ओके, तो आप अपनी जो बुक है अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उससे पढ़ लीजिए। और दूसरा, अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्या, संपर्क और असंपर्क में आने वाले बलों का विवरण और दाब का बोल लिया कि नई चीज़ आती है यहाँ पर, दाब वास्तव में बल का ही एक स्वरूप है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग डिटेल में लेकर के चलेंगे। तब तक आप इसको, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अपनी बुक से एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है ना समझ में आए तो दोबारा से इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ये जो नोट्स हैं, परिभाषाएं हैं, आप चाहें तो अपनी फेयर कॉपी जो है उसके ऊपर नोट कर सकते हैं। आप एक छोटी सी हैबिट बना लीजिए कि आप बजाय क्वेश्चन आंसर तो आप करेंगे, क्वेश्चन आंसर के अतिरिक्त आप नोट्स बनाने की हैबिट डालिएगा। नोट्स मतलब जो आपकी स्लाइड्स होती हैं, मैं आपको बना करके देता हूं, चाहे इस तरह से हो या पहले जैसे बना करके दी थी। आप वीडियो को बीच बीच में रोक करके ये छोटी छोटी परिभाषाओं को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बाद में जो है क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ओके, और इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो इसके बाद जो सेकेंड पार्ट आएगा